रनावत जी। विक्रमादित्य जी पॉलिटिक्स से अपने पिताजी, उनके पिताजी पॉलिटिक्स से एक माइलस्टोन है उनका इस हिमाचल प्रदेश में। विक्रमादित्य जी की छवि एक हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी है। कंगना रनावत की उस हिसाब से नहीं है, एक पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन विक्रमादित्य जी और दूसरे है भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनावत जी। या फिर राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, इस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देते, इसलिए। नमस्कार, के न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। जैसे आप सभी को मालूम है, लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। भाजपा और कांग्रेस का अपनी अपनी जीत को लेकर दावे पेश कर रही है। ऐसे में हम बात करेंगे जनता से, उनका क्या कहना है लोकसभा चुनावों को लेकर। सर, आपको क्या लगता है, मंडी से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनावत और कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा वहाँ से? देखिए, जो ये प्रश्न आप लेकर आए हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ी आज की डेट में हॉट सीट है। जो ये युद्ध होने वाला है, सच में ये बहुत बड़ा युद्ध है। इस वक्त इसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। एक प्रत्याशी है हमारे कांग्रेस के विक्रमादित्य जी और दूसरे है भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनावत जी। विक्रमादित्य जी पॉलिटिक्स से अपने पिताजी, उनके पिताजी पॉलिटिक्स से एक माइलस्टोन है उनका इस हिमाचल प्रदेश में, और उनका व्यक्तिगत जीवन भी पॉलिटिक्स में ही जा रहा है। अगर आप कंगना रनावत की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी छवि है एज एक फिल्म इंडस्ट्री। पूरा विश्व उन्हें जानता है एक एज ए फिल्म इंडस्ट्री के लिहाजे से। लेकिन अगर आप फाइट की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा फाइट यहाँ पर होने वाला है। ये इस तरह से फाइट होने वाला है कि विक्रमादित्य जी की छवि एक हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी है, कंगना रनावत की उस हिसाब से नहीं है, एक पॉलिटिक्स के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि को देखकर आज भारतवर्ष उनकी ओर मुड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि टक्कर इतनी बड़ी होने वाली है, मंडी की सीट पर एक बहुत बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा कंगना रनावत और विक्रमादित्य जी के बीच में। अगर आप जीत हार और जीत की बात करेंगे तो इसमें मैं चुप्पी साधना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर जो ये फाइट है, एक युद्ध, एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है कंगना रनावत और आपके विक्रमादित्य के बीच में। अगर आप बात करेंगे शिमला की सीट की तो यहां पर इतना बड़ा हॉट सीट मेरे हिसाब से नहीं लगता है, क्योंकि पिछली बार यहां पर सुरेश कश्यप जी जीत के गए थे भारतीय जनता पार्टी से, और यहां पर सुल्तानपुर जी नए हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा सुरेश कश्यप जी का इस सीट पर भारी है। ऐसे क्या कार्य किया है जो आप देखिए, कार्यों की अगर बात करेंगे कि इस वक्त भारतवर्ष मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से एक विकास की गति जो इन्होंने बढ़ाई है, पूरा हिंदुस्तान तो जानता ही जानता, लेकिन विश्व भी जानता है। नंबर एक मैं कहना चाहता हूं कि आज के वक्त में पूरे विश्व की अगर हर देश की जीडीपी देखा जाए तो 5% से ग्रोथ कर रही है। हमारी जीडीपी अगर आप कल का आंकड़ा देखेंगे तो 8.4 का आंकड़ा है जीडीपी के मामले में। भारतवर्ष 5वां स्थान रखता है ग्रोथ रेट के मामले में, 5वां स्थान रखता है, ठीक है। नंबर 2, जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 10 सालों से हर क्षेत्र में काम किए हैं तो लाजवाब है। नंबर 1, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त हम चाइना को बीट कर चुके हैं। हमारी जो रोड क्वालिटी है, हमारे से मात्र अभी एक देश आगे है, वह अमेरिका। 2025 के अंत में भारतवर्ष रोडों के मामले में नंबर 1 बन जाएगा। नंबर 2, जिस तरह से रेलवे में एक चेंज देखने को मिला है, एक चमत्कार देखने को मिला है, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन 2027 में अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद के लिए आप बुलेट ट्रेन का सफर कर सकते हो। वंदे भारत एक चमत्कारिक रूप देखने को मिला है, सेमी बुलेट ट्रेन है, ठीक है ना। पहले जब आप यहां पर देख सकते हैं, जिस पटरी पे आपकी मालगाड़ी जाती थी, उसी पटरी पे पैसेंजर गाड़ी भी जाती थी, ठीक है ना। मालगाड़ी को एक एक हफ्ते खड़ा रख दिया जाता था, जबकि मालगाड़ी से प्रॉफिट आने वाला 65% है एज ए रेलवे, ठीक है। लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है, उल्टा 15 रुपए एक्स्ट्रा लगता है पैसेंजर ट्रेन के लिए हिंदुस्तान में। लेकिन उसी मालगाड़ी को एक एक हफ्ते के लिए खड़ा कर दिया जाता था रेलवे स्टेशन पर, या कहीं पीछे रेलवे स्टेशन से कहीं आगे या पीछे में, ठीक है ना। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से रेलवे में चेंज हुआ है, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों बन चुके हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। जिस गति से आज 180 से 100 के माइल के बीच हमारी मालगाड़ी दौड़ रही है, लेकिन 2014 से पहले 20 की गति और 30 की गति हुआ करती थी, वो भी एक एक हफ्ते खड़ा रहना पड़ता था। अब नंबर 2, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आओ आप फोर्ट पे, जितने भी भारतवर्ष के फोर्ट है, इतने अत्याधुनिक बना दिए गए हैं मोदी जी द्वारा। जो शिप एक एक हफ्ते में उतरती है, 4 घंटे में उतर रही है। अब आप समझिए किस तरह से आज भारतवर्ष आगे गति, देश आगे बढ़ता किन मापदंडों से,
वो मापदंड होते कैसे है? मेरी बात सुनिए, जिस देश के रोड अच्छे नहीं है क्या प्रगति करेगा, जिसकी रेलवे अच्छी नहीं है क्या प्रगति करेगा, जिसके फोर्ट अच्छे नहीं है क्या प्रगति करेगा, जिसके पास हर जगह पे एयरपोर्ट नहीं है क्या क्या किस तरह से वो प्रगति कर पाएगा? इन चीजों के आधार पर आज मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है, हम हमारी सोच और समझ से परे है। 2024 में 72 एयरपोर्ट थे भारतवर्ष में, लेकिन आज 152 एयरपोर्ट है। अगर आप चाहो दिल्ली से फ्लाइट लेकर आप लेह तक आप एयरपोर्ट में सफर कर सकते हो। ये है मोदी युग। देखिए, हम ऐसा नहीं कहते कि 2014 से पहले विकास नहीं हुआ है। 1949 में चाइना आजाद हुआ, हमसे 150 साल आगे क्यों निकल गया? ठीक है, दो परमाणु झेल कर, अपने सीने पर 2 परमाणु झेल कर जापान हमसे 150 साल आगे क्यों निकल गया? लेकिन वो तो मिट्टी में मिल चुका था। विकास हुआ लेकिन कछुए की भांति हुआ। दुर्गति हुई इस देश की, कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। पिछले 63 साल राज किया कांग्रेस ने, लेकिन उस गति से विकास नहीं हो पाया जिस गति से इस भारतवर्ष में होना चाहिए था। अगर ये भारतवर्ष जापान के बराबरी में होता, अमेरिका की बराबरी में होता, चाइना की बराबरी होता, तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगता कांग्रेस पर। आज प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, आज आवाज उठ रही है कांग्रेस के लिए। इसीलिए उठ रही है क्योंकि उनकी विकास की गति कछुए की भांति धीमी थी। दुनिया कहां निकल गई? आज भारतवर्ष हाइपरलूप के सपने देख रहा है, टेस्ट हो रहा है। आज हैदराबाद और महाराष्ट्र में हाइपरलूप का मतलब समझते हैं आप? एक ट्यूब के अंदर एक कैप्सूल डाला जाएगा, उसकी गति कम से कम 1300-1400 किलोमीटर की रफ्तार होगी। वो आज भारतवर्ष है। आज भारतवर्ष उस गति से आगे बढ़ रहा है। मैंने कह रहा हूं कि ऐसा नहीं उन्होंने विकास नहीं किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, कांग्रेस ने बनाई जरूर, लेकिन जिस तरीके से गति होनी चाहिए थी विकास की और रफ्तार होनी चाहिए थी विकास की, वो मंद पड़ गई। आज हम पिछड़ गए 150 साल। पूरे जापान से पिछड़ गए, चाइना से पिछड़ गए, जर्मनी से पिछड़ गए, फ्रांस से पिछड़ गए, अमेरिका से पिछड़ गए। जितनी भी नाटो कंट्रियां हमसे 100-100 साल आगे क्यों है? प्रति कैपिटा में हम सबसे पीछे क्यों हो जाते हैं? ठीक है ना, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि विकास की गति कांग्रेस नहीं बढ़ा पाई। और मोदी जी के नेतृत्व में सच में हर क्षेत्र में आप देखेंगे, हॉस्पिटल में ले लो आप, आज हर राज्य में कहीं ना कहीं एम्स है। हिमाचल प्रदेश में एम्स बना या नहीं बना, अभी हिमाचल के वासी है। ठीक है ना, आज जम्मू J&K में 2 एम्स बन रहे हैं, एक जम्मू में एक श्रीनगर में बन रहा है। आप J&K का धारा 370 पे आऊंगा मैं। ठीक है, मुद्दा बहुत बड़ा है, बातें बहुत ज्यादा है। धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या कहते थे हुर्रियत के नेता कि खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ? जब धारा 370 हटी तो अगर वॉशरूम में जाना पड़ता था तो एक हवलदार जी से पूछकर जाना पड़ता था कि मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। ठीक है, धारा 370। और वहां का आज का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? चिनाव ब्रिज विश्व का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना वहां पर। जब वहां पर आज टूरिज्म जाता है, 2023 की ये डाटा है, 42 लाख टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आया, 1,86,00,000 टूरिस्ट श्रीनगर में गया। लेकिन वही टूरिस्ट जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, 10 लाख टूरिस्ट या 15 लाख टूरिस्ट हुआ करता था। तो देखिए गति, वहां के रोड देखिए, वहां की रेलवे देखिए। जिसने करना होता वो करके दिखाता है, जिसने बातें करनी होती वो बातें ही करता है। जय हिंद। जो आप धारा 370 और राम मंदिर का बता रहे हो, बहुत अच्छा काम है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे पीछे भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने उनके बेटरमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए इतना अच्छा काम नहीं किया। अब धारा 370 हटाई है तो वहाँ पे लगा लो प्राइवेटाइजेशन, कंपनी वगैरह, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, जो हमें दिख रहा है। टेररिज्म भी थोड़ा कम हो रहा है और मतलब इन जो लॉज वगैरह हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट राम मंदिर अच्छी चीज़ है, वो तो लगा लो कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो उसके बाद ही बनाया है। बट ये थोड़ा चुनाव मुद्दा बना रहे हैं ना, वो थोड़ा सही नहीं लगता मैडम। मुद्दे तो ये उठने चाहिए कि जो अगर बीजेपी बात करे तो बात करेगी भाई हमने शिक्षा का, मेडिकल फैसिलिटी के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये मुद्दे होने चाहिए। बट ये मुद्दे दूसरे ही उठ रहे हैं इलेक्शन में, ये नहीं होने चाहिए। 2 करोड़ जो रोजगार कह रहे हो आप, मेरे हिसाब से नहीं मिले थे रोजगार। अब मैं हरियाणा स्टेट से आता हूँ, उसमें अगर आप देखोगे सारे ही तो कौशल के थ्रू लगाए जा रहे हैं एम्प्लॉय जो भी है। अब लगा लो आर्मी भी देख लो, डिफेंस में भी अग्निवीर फैसिलिटी ले आए, वो भी तो मतलब परमानेंट नहीं है, ये तो मतलब टेम्परेरी बेसिस पे जॉब दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार हो गए। मेरे हिसाब से ये भी एक जुमला ही जाएगा। हरियाणा में जो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की 10 में से 5 सीटें जा रही, ये भी एक मुद्दा है कि क्योंकि हरियाणा में आप देखोगे बहुत सारे बच्चे आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। अब वो बच्चे 10वीं के बाद 12वीं के बाद अपनी तैयारी करते हैं, अब उनमें भी नाराजगी है कि अब 4 साल के लिए थोड़ी हम फौज के लिए जाएंगे, 4 साल के बाद हम करेंगे क्या। अब मेरे भी लगा लो गाँव में बिलोंग करता हूँ मैं, रोहतक में मेरा गाँव गिलोड़ कला। अब वहाँ पे भी बच्चे सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करते हैं, बट अब उनमें भी जोश नहीं है, वो कहेंगे कि हम 4 साल के बाद हम करेंगे क्या उसके बाद। तो ये तो मुद्दा होना ही चाहिए। अब इंडिया गठबंधन कह रही है कि हम इनको
रेगुलराइज कर देंगे, जो पीछे भी अग्निवीर लगे और इस अग्निवीर जो चल रही है ये इसको हटा देंगे, तो ये तो मुद्दा बनेगा ही जी। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल, गुटकर मंडी, हिमाचल प्रदेश।